प्यारे बच्चों, आज का जो लाइव होने वाला है स्केल करियर इंस्टीट्यूट का वो बहुत ही ज़बरदस्त है। अपने आप में एक नया है और कुछ डिफरेंट चीज़ें हम लेकर आए हैं। अक्सर हरियाणा के बच्चों के मन में, बच्चा चाहे 10th से 11th में जाए या 12th पास करके अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन का जब भी एक थॉट आती है कि मुझे आईआईटी, नीट या एनडीए की प्रिपरेशन करनी है, तो लगभग 60% स्टूडेंट्स का जो दिमाग चलता है कि चलो हम कहीं सिक्कर की तरफ चलें या कोटा की तरफ चलें या दिल्ली की तरफ चलें। आज उसी परिक्षेप्य में मैं आपसे कुछ बातचीत करने वाला हूं और जो भी बच्चे इस साल नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस पूरे वीडियो को जरूर देखें और उसके बाद में आप जो भी डिसीजन बनाएं वो बनाएं। मैं शुरुआत करना चाहूँगा आज के जो वीडियो की है, वो शुरुआत ये है कि दुष्यंत कुमार जी की एक कविता है, बहुत ही फेमस पोएम है। उन्होंने अपने शब्दों में लिखा है कि आज जो ये सत्ता की दीवारें हैं ये हिलने लगी हैं, शर्त बस इतनी सी है, बुनियाद हिलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, जिद ये है कि सीरत बदलनी चाहिए। और इसी कड़ी में मैं आपको बताता हूं कि इस साल जो स्केल करियर इंस्टीट्यूट आज जो लाइव है, आज का जो वीडियो है, वो नीट स्पेसिफिक थोड़ा सा ज्यादा है। अभी नीट के एग्जाम कंक्लूड हुई, आपको पता है, सम डेज बैक। और रेवाड़ी से आज तक, रेवाड़ी की अगर कोचिंग इंडस्ट्री की बात करें तो आज तक एम्स में 3 एडमिशन हुए हैं और 3 के 3 एडमिशन स्केल ने दिए हैं। और इस साल इससे भी बड़ा धमाका होने वाला है। हालांकि अभी नीट का फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन उसके बावजूद जो संभावित आंसर की के बेसिस पर जो हमने स्कोर कंक्लूड करा है, उसके बेसिस पर मैं ये कह सकता हूं कि इस बार 5 स्टूडेंट्स प्रोबेबल हैं जिनका इस बार एम्स में एडमिशन हो सकता है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अक्सर बच्चा जब 10th पास करता है तो उसके दिमाग में आता है कि मुझे अपनी नीट की प्रिपरेशन 10th के बाद शुरू करनी चाहिए या 12th होने के बाद शुरू करनी चाहिए। तो उस डिलेमा को दूर करने के लिए मेरे पास स्टूडेंट बैठी है पायल, जिसने क्लास 12th के साथ नीट की प्रिपरेशन की, 11th 12th 2 साल अपने यहाँ पे स्केल करियर इंस्टीट्यूट रेवाड़ी में। और इस बच्ची ने 12th में 95.4% स्कोर हासिल किया है। एंड उसके साथ साथ नीट में इससे जो बड़ी अचीवमेंट है वो है, नीट में इस बच्ची का स्कोर 680 प्लस माइनस 5 मार्क्स का जो स्कोर, प्लस माइनस 5 मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 1-2 क्वेश्चंस के अंदर आपको पता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जो एनटीए की ऑफिशियल आंसर की आएगी उसके बाद उसका क्लैरिफिकेशन होगा। तो आप देख सकते हो कि बच्चे ने ना केवल 12th के बोर्ड में अच्छे परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन किए, बल्कि उसके साथ साथ नीट में भी बहुत ही जबरदस्त स्कोर बच्चे का मिला है। अब इस बच्चे की जो पृष्ठभूमि है, पीछे का जो बैकग्राउंड है, मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। ये बच्ची जयपुर में इनका रेजिडेंस है, जयपुर में रहती है और नेटिवली ये सिक्कर के पास श्रीमाधोपुर एक जगह है, वहां की रहने वाली है। तो कोई भी आदमी, कोई भी इंसान, कोई भी रिश्तेदार ये सोचेगा कि यार सिक्कर और जयपुर तो अपने आप में एक तरह से, जहाँ पे ज्यादातर स्टूडेंट बाहर के, हरियाणा के मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो सिक्कर या जयपुर जाके प्रिपरेशन करते हैं। हमने हवा का रुख बदल दिया है। हमने वहां के स्टूडेंट्स को यहाँ पर आके, रेवाड़ी में बच्चा पढ़ने आया है और उसने बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट दिया है। अब आज हम जानते हैं उस बच्चे की कहानी, उसी की जुबानी। तो सबसे पहले तो पायल, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको कि आपने 12th में भी इतना अच्छा स्कोर प्राप्त किया और साथ ही साथ नीट में आपका स्कोर भी बहुत ही जबरदस्त है। तो बेटा आप ये बताओ कि आपकी जो जर्नी रही है नीट के प्रिपरेशन की, जो आप जर्नी रही है, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि आपने जो प्रिपरेशन की तो आपने किन किन चीजों, सबसे पहला जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो इस वीडियो को देखने वाले हर एक पेरेंट के मन में, हर एक बच्चे के मन में आ रहा होगा कि आपने सिक्कर जयपुर छोड़ के आपने स्केल रेवाड़ी को क्यों चूज किया?
थैंक यू सर आपकी विशेष के लिए। और मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने सीकर और जयपुर में जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं उन्हें छोड़ के यहाँ पे आना इसलिए प्रेफर किया क्योंकि वहाँ पे ऐसा है कि आपकी क्लास की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत भीड़ है, ओवर क्राउडेड जगह है, वहाँ पे 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं हो पाता है स्टूडेंट का टीचर के साथ इतना। यहाँ पे डाउट सेशंस भी काफ़ी अच्छे हैं, मतलब कि टीचर के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन भी अच्छा है। जो टीचर आपको पढ़ाएगा वही आपके डाउट लेता है, जैसे कि बड़े इंस्टीट्यूट में होता नहीं कि आपको पढ़ाता कोई और है, आपके डाउट कोई और लेते हैं। यहाँ पे जो टीचर आपको पढ़ा रहा है वही आपके डाउट लेगा। और मैं यहाँ पे 2 साल हॉस्टल के अंदर रही हूँ और मेरे चाचा जी को काफ़ी ट्रस्ट था सर के ऊपर, एंड हॉस्टल फैसिलिटी भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सेफ जगह है अगर आप हॉस्टल ज्वाइन करना चाहें तो जैसे पेरेंट्स के मन में ये रहता है कि बच्चे को 10th के बाद बच्चे को हॉस्टल में डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए, या किस तरह के हॉस्टल में डालना चाहिए, तो उसमें पेरेंट्स का कितना इन्वॉल्वमेंट रहता है, बच्चों का कितना इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो आपका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा, हॉस्टल किस तरह का, क्या होना चाहिए, क्या सुविधाएं, कुछ आप उसके बारे में बोलना चाहेंगे? देखिए मेरी साइड से तो ऐसा है कि हॉस्टल बच्चे को आइसोलेशन देता है, वो जगह देता है जहाँ पे एक बच्चा अकेले बैठ के आराम से पढ़ सकता है, जो एनवायरनमेंट आपको घर पे नहीं मिलेगा अक्सर। हो सकता है कभी आपके पेरेंट्स आपको कुछ बोल दें, आपके छोटे भाई बहन हो, वो आपको परेशान करे, तंग करे स्टडीज़ के अंदर, तो हॉस्टल एक बेस्ट जगह होती है पढ़ने के लिए। और अगर मैं यहाँ के हॉस्टल की बात करूँ तो यहाँ का हॉस्टल काफ़ी अच्छा था, पढ़ाई के एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी सही है। और मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप कम्प्लीटली आइसोलेटेड अपने पेरेंट्स से, आप वीकली बेसिस पे लाइक 2 to 3 टाइम्स अपने घर पे बात भी कर सकते हो। ओके, सो आपको आपके कुछ आपके कलीग्स थी, एक बच्ची उर्वशी, उसके साथ भी एक बताएंगे कि आप दोनों की कैसे प्रिपरेशन है। वो रेवाड़ी की रहने वाली थी और उसके बावजूद उसने हॉस्टल को चूज किया, तो क्या, हालांकि अब तो ये कहेंगे डिसीजन बहुत अच्छा था क्योंकि उसका 10th-12th में बहुत अच्छे मार्क्स आए और साथ साथ नीट में भी उस बच्चे ने बहुत अच्छा स्कोर किया है। उस टॉपिक पे हम सेपरेटली बाद में अलग से एक बार डिस्कशन करेंगे। सेकेंड चीज़, जो जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, उन बच्चों को आप क्या कहना चाहोगे कि प्रिपरेशन किस तरह से करनी चाहिए? जैसे जब आप यहाँ पर आए थे, क्या आपको उस समय आपके ऊपर, खुद के ऊपर भरोसा था कि मैं 680 वाली लाइन में जा सकती हूँ? आपको क्या लगता था, आपका टारगेट क्या था? जब मैं यहाँ पे आई थी, मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी, तो मेरे 11th के अंदर फर्स्ट टेस्ट के अंदर अप्रॉक्स 565-560 मार्क्स आए थे। उस टाइम पे मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मेरा सिलेक्शन हो भी जाएगा या फिर नहीं। उस टेस्ट के बाद एकदम से एक्सपोनेंशियली मेरे मार्क्स काफ़ी डिक्रीज हो गए, लाइक 400 की लाइन में मेरे लोएस्ट मार्क्स आज तक के 418 रहे। फिर धीरे धीरे मैंने अपनी मेहनत और बढ़ाई, अपने स्टडी आवर्स और बढ़ाए, मैं जितना और प्रोडक्टिव हो सकती थी उतना और प्रोडक्टिवली मैंने काम किया। फिर मेरे मार्क्स धीरे धीरे इंक्रीज हुए और फिर मेरे 11th के फिनिश होते होते मेरे एक टेस्ट के अंदर 600 नंबर आए। और 12th के अंदर कंसिस्टेंटली मैंने स्टडीज़ के ऊपर बिल्कुल अच्छे से फोकस किया और मेरे 12th के अंदर ऑलमोस्ट हर टेस्ट के अंदर 600 अबव मार्क्स हुए। ओके, सो सब्जेक्ट वाइज आप, मैं आता हूँ थोड़ा सा। जैसे नीट की जो प्रिपरेशन होती है उसमें बायो का वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है, 50% लगभग बायो के में आता है, राइट? तो 720 के पेपर में 360 मार्क्स का बायो आता है। तो जो बच्चे देख रहे हैं, आप उनको क्या कहोगे कि बायो की जो प्रिपरेशन है वो किस तरह से बच्चों को करनी चाहिए, और आपकी यहाँ बायो की जो प्रिपरेशन है वो किस तरह की आपकी रही? यहाँ पे बायो के बारे में मैं कहना चाहूँगी कि जो बायो की फैकल्टी है मिसेस दीक्षा मुंजाल, वो काफ़ी अच्छी बायो पढ़ाती हैं। मतलब कि वो हर एक कॉन्सेप्ट को काफ़ी डिटेल में पढ़ा देती है, इतना कि आपको बार बार वो कॉन्सेप्ट देखना नहीं पड़ेगा। एक बार आप क्लास में उनको ध्यान से सुनोगे तो लाइक वो ऑटोमेटिकली भी चीज़ें आपको रिकॉर्ड होने लगती है बाद में भी। उनका एक पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है, उनका मतलब कि क्लास से इंटरेक्शन काफ़ी अच्छा है। उसके बाद वो सजेस्ट करती है कि आप एनसीईआरटी के जितने नंबर ऑफ टाइम रिविजन कर सकते हो उतना नंबर ऑफ टाइम रिविजन कर लो। और जैसे कि जो डाटाबेस चैप्टर्स हैं उनका डाटा आप जैसे बुक के चैप्टर के जैसे आगे वाले फ्रंट पेज पे जितना वो खाली स्पेस रहता है वहाँ पे उसका डाटा वगैरह लिख लो। तो मतलब कि चैप्टर एक बार रीड करने के बाद एक बार वो डाटा पहले देखो और एक बार वो डाटा बाद में देखो, तो वो आपको काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि नीट के अंदर डाटाबेस क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ओके, सो बेसिकली आपका कहने का मतलब ये है कि जब बायो की प्रिपरेशन है उसको काफ़ी हद तक एनसीईआरटी के इन एंड अराउंड रखी जाए, बट थोड़ा सा हमें एनसीईआरटी से बाहर जाके भी हमारी प्रिपरेशन करनी चाहिए, सो दैट जो डेप्थ है वो सब्जेक्ट की, उस टॉपिक की जो डेप्थ है वो हमारे अंदर बनी रहे। अच्छा,
इसके बाद में जैसे केमिस्ट्री की जो प्रिपरेशन है, जैसे ऑर्गेनिक आती है, फिजिकल आती है, इनऑर्गेनिक आती है, तीनों टाइप की जो केमिस्ट्री है, उस केमिस्ट्री को किस तरह से बच्चों को स्टडी करनी चाहिए और किन किन पॉइंट्स का बच्चे को ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? केमिस्ट्री के बारे में मैं कहना चाहूँगी कि ऑर्गेनिक के रिएक्शंस मतलब कि एक बार जब आप अपना पूरा सिलेबस पढ़े, जैसे जैसे टीचर आपको पढ़ा रहा है उसी के स्टूडेंट्स को रिवाइज करें। उसके साथ साथ पिछले दिनों में जो पढ़ाया गया उसको भी रिवीजन में एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स दें, ताकि वो आपके दिमाग के अंदर, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बैठ जाए। और ऑर्गेनिक के लिए रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये अच्छा रहेगा कि आप ऑर्गेनिक के सारी रिएक्शंस एक अपनी जगह पर रख लें, शॉर्ट नोट्स बना लें उस चीज़ के, ताकि जब आप लास्ट टाइम पे, जब आपके 1 महीना रहेगा, लाइक आधा महीना रहेगा, तब वो रिएक्शंस को बार बार देखें, क्योंकि नीट के अंदर रिएक्शन से बहुत क्वेश्चन आते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आपने शॉर्ट नोट्स बनाए, उसके अंदर जितने पॉसिबल फॉर्मूलाज हो सकते हैं, थ्योरी हो सकती है, उसको लिखें। और नंबर ऑफ क्वेश्चन आप जितने प्रैक्टिस कर सकते हैं उतने प्रैक्टिस करें। जिस टाइम पे आपको आपके फिजिकल केमिस्ट्री के टीचर पढ़ा रहे हैं उसी टाइम पे चैप्टर के साथ साथ उस टॉपिक वाइज पे क्वेश्चन करें, और जैसे चैप्टर खत्म हो जाए एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस पर डे आपको सॉल्व करने चाहिए फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं कहना चाहूँगी जितने नंबर ऑफ रिविजन्स पॉसिबल है उतना आप नंबर ऑफ रिविजन्स करिए। मतलब कि मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। अप्रैल में जो लास्ट मंथ था हमारा, उसके अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने 3 to 4 टाइम्स पूरे रिवाइज कर दी थी, जितने भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स थे। ओके, सो बेसिकली केमिस्ट्री में आप ये कह रहे हो कि कंटिन्यूस जो रिवीजन है, स्पेशली जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसमें बहुत ज़्यादा रिवीजन की हमें ज़रूरत होती है कि हम उसका रिवीजन काफ़ी बार करें। और फिजिकल केमिस्ट्री में है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम कोशिश करें, हर तरह के कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हम अच्छे से करें, और ऑर्गेनिक में हमें रिएक्शंस वगैरह अच्छे से याद होनी चाहिए। अच्छा, जो नीट का बच्चा होता है उसके लिए फिजिक्स की जो प्रिपरेशन होती है वो बड़ी टीडियस होती है, उसको फिजिक्स सब्जेक्ट बहुत ही टफ लगता है। तो फिजिक्स की जो प्रिपरेशन है वो किस तरह से करनी चाहिए? आपकी क्या सजेशन है कि बच्चों को फिजिक्स को किस तरह से स्टडी करना चाहिए? आपकी क्या राय है उसमें? फिजिक्स की प्रिपरेशन के लिए मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। जैसे मैंने 11th के अंदर अपना पहला टेस्ट दिया, तो उसके अंदर मेरे फिजिक्स के अंदर काफ़ी लो स्कोर था। आई गॉट 27 आउट ऑफ 180। उसके बाद मैं काफ़ी डिमोरलाइज भी फील कर रही थी। मैंने सर से बात की, बट सर ने मुझे कहा कि मतलब कि जितना आप प्रिपेयर कर सकते हो, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लगा सकते हो, शॉर्ट नोट्स अच्छे से बनाओ, जितने आपके शॉर्ट नोट्स क्लीन, नीट एंड प्रॉपरली अरेंज होंगे, जितना मतलब कि आप उसके अंदर कॉन्सेप्ट्स कवर कर सकते हो, जैसे कि कई थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं उनके अंदर जितनी पॉसिबल थ्योरी है आप उनको मतलब कि अपने शॉर्ट नोट्स में जितना हो सके सब कवर करो। क्योंकि लास्ट टाइम पे क्या होगा कि आप नोट्स को पूरा रिवाइज तो कर नहीं पाओगे, तो शॉर्ट नोट्स एक बहुत अच्छा तरीका रहेगा आपका रिविजन के लिए। और फिजिक्स के लिए मैं कहना चाहूँगी कि टॉपिक वाइज नहीं, मतलब कि पूरे चैप्टर के कम से कम एटलीस्ट दिन के 50 क्वेश्चन तो रोज होने चाहिए। और जितने भी आपके डाउट्स आते हैं डेली की डेली, उन डाउट्स को डेली की डेली खत्म करो। मतलब कि कोई बैकलॉग्स मत रखो, जितना हो सके उतना का उतना, मतलब कि आज का काम आज ही खत्म करके और फिर आगे बढ़ो। और फिजिक्स के अंदर मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपको फिजिक्स बहुत मतलब कि वैसा है कि वीक रह रहा है आपका सब्जेक्ट, तो मतलब कि जैसे सुबह आप जल्दी उठो और सबसे पहले मतलब कि जो सब्जेक्ट आपको टफ लगता है उस सब्जेक्ट को पढ़ना प्रेफर करो। तो मतलब कि आप सुबह जल्दी उठ के 4-5 बजे उठ के फिजिक्स पढ़ सकते हो, और फिर उसके बाद दिन में जब आपको फ्री टाइम मिले तब उसके क्वेश्चंस लगा सकते हो। ओके, सो बेसिकली नंबर ऑफ क्वेश्चंस खूब सारे होने चाहिए, प्लस साथ साथ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो बच्चे की फिजिक्स को लेकर अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, तो बेटा आप ये एक जर्नी है, एक लॉन्ग एंड एग्जॉस्टिंग जर्नी है, राइट? कि आप 2 साल 11th और 12th आपने 2 साल इसकी प्रिपरेशन की है, तो 100% बहुत बार ऐसे मौके आए होंगे जहाँ पे आपको डीमोटिवेशन फील हुआ होगा, आपको नेगेटिविटी माइंड के अंदर आई होगी। तो उस डीमोटिवेशन को, उस नेगेटिविटी को आपने कैसे ओवरकम किया, उसके बारे में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम होती है। और मुझे पता है कि जितने भी बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, इवन जो ऑल इंडिया रैंक 1 वाला बच्चा है, उसको भी इस पूरी प्रिपरेशन के दौरान सिंगल टाइम, मल्टीपल टाइम्स एंजाइटी होती है, लिटिल बिट नेगेटिविटी आती है। सबके नेगेटिविटी आने के कारण डिफरेंट हो सकते हैं, बट आती सभी को है। तो उसको आपने कैसे ओवरकम किया और आपने किन से हेल्प सीक आउट की जिससे आपको उस चीज की हेल्प मिली? देखिए, आपको थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करना चाहिए। जैसे कि मैं अपने 12th के टाइम पे सुबह काफ़ी जल्दी उठा करती थी, मतलब कि रात को 10 बजे सो के मैं 4 बजे उठा करती थी। उठने के बाद सबसे पहले मेरा काम होता था कि मैं 10-15 मिनट मेडिटेशन करूं, और फिर मतलब कि गायत्री मंत्र, आंखें बंद करके गायत्री मंत्र का वो करूं।
फिर मतलब कि आपने पढ़ाई स्टार्ट करोगे तो आपको अपने आप पॉजिटिविटी फील होगी, ठीक है। और जैसे आप पॉजिटिव रहोगे तो पॉजिटिविटी इज पावर, जितना आपका ऑप्टिमम परफॉर्मेंस हो सकता है उतना आप दोगे उसके अंदर। और जब भी मुझे डिमोरलाइजेशन फील होता था, मैं डिमोटिवेटेड रहती थी, मैं अपने टीचर से बात करती थी, मैं सर से बात करती थी, सर ने मुझे काफ़ी बार समझाया। मैं अपने दोस्त उर्वशी से बात करती थी, हम दोनों ने भी आपस में एक दूसरे को काफ़ी बार समझाया। मतलब कि कई कभार हमारे मतलब कि इस टाइम के अंदर हमने बिल्कुल ऐसा भी हो गया था कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, हमें नीट नहीं देना, ये काफ़ी टफ है। बट मतलब कि ऐसा होता है कि अगर आपने इतना टाइम उस चीज़ के अंदर इन्वेस्ट कर दिया है तो कीप फाइटिंग फॉर इट, थोड़ा और करोगे तो फिर मतलब कि अगर आप अपना बेस्ट दे सकते हो तो उसके अंदर बेस्ट देना चाहिए आपको, आपको अपना पूरा पोटेंशियल यूज़ करना चाहिए। और जब भी आप डीमोटिवेटेड फील करो, अपने फैमिली से, फ्रेंड्स से, अपने टीचर से, उनसे आप हेल्प सीक आउट कर सकते हो। पर्सनली सचिन सर ने मुझे बहुत मोटिवेट किया अपनी जर्नी के अंदर और इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। तो जैसे आपका जो फाइनल जो पेपर देने वाले थे, पेपर जो आपने अटेम्प्ट किया, आपकी पेपर अटेम्प्ट करने की जो स्ट्रैटेजी है वो आपकी क्या रही? आपने किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट किया? आप बच्चों को और जो बच्चे देख रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहोगे कि पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए? मैंने अपना पेपर स्टार्टिंग किया था बॉटनी से। और आप अपना पेपर ऐसे अटेम्प्ट करें कि एक बार आप अपना मतलब कि जैसे सब्जेक्ट वाइज जाना चाहते हैं वैसे एक बार जाएं पूरा का पूरा, एक बार उसको सॉल्व करें। जो आपको इन वन राउंड अगर आपके क्वेश्चंस हो रहे हैं तो उनको कर लो, लाइक नॉट मोर देन 3 राउंड्स आपको पेपर में नहीं देने हैं। फर्स्ट राउंड में आप वो क्वेश्चन कर लो जो थोड़ा इजी और मॉडरेट है। फिर मतलब कि जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे हैं उसके ऊपर आप सर्कल लगा दो या फिर जो भी सिंबल आप लगाना चाहते हो वो लगा दो। सेकंड राउंड के अंदर आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जिसके अंदर थोड़ा कैलकुलेशन होगा, थोड़ा ज़्यादा आपका दिमाग यूज हो रहा है वो। और लास्ट राउंड के लिए सिर्फ वो क्वेश्चन रखो जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा वो है कि कन्फ्यूजन है, ये क्वेश्चन मुझसे होगा नहीं होगा, तो उसको थोड़ा टाइम देना है, 5-10 मिनट लगेगा उस क्वेश्चन के अंदर। वो क्वेश्चन को आप थर्ड राउंड के लिए रखो। थर्ड राउंड के अंदर मैक्सिमम 3-5 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होने चाहिए क्योंकि उनके अंदर बहुत टाइम लगता है। तो 3 राउंड के अंदर आपका पूरा पेपर हो जाएगा। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था बॉटनी से, बॉटनी के बाद मैंने जूलॉजी अटेम्प्ट किया, जूलॉजी के बाद मैंने फिजिक्स अटेम्प्ट किया, फिजिक्स के बाद मैंने लास्ट में केमिस्ट्री अटेम्प्ट किया। एक चीज और भी है कि जैसे आपने यहाँ टेस्ट देते थे, यहाँ के इंटरनल जो टेस्ट हैं और जो फाइनल जो टेस्ट आए, उनके आपस में कोई रेलिवेंस है? यहाँ के टेस्ट रेलिवेंट होते हैं, नहीं होते हैं, उसके बारे में क्या है? और कितने नंबर ऑफ टेस्ट लगभग आपने दिए होंगे? मेरे ख्याल से अगर सिर्फ 12th की बात करें तो अराउंड 70-80 मेरे ख्याल से अकेले 12th में आपने टेस्ट दिए होंगे, उससे ज़्यादा दिए। ओके, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। अगर हम 11th और 12th के क्लास टेस्ट की बात करें तो मैंने अप्रॉक्स कुछ 80 to 90 टेस्ट दिए हैं। उसके बाद जो टेस्ट सीरीज़ में हमारे 2 बार टेस्ट सीरीज़ हुई थी, एक बार दिसंबर जैन वाली सीरीज़ थी और एक बार हमारे बोर्ड्स के बाद हुई थी, मतलब कि मार्च अप्रैल के अंदर एक हमारी टेस्ट सीरीज़ थी। तो लाइक ऑल द क्लास टेस्ट कंबाइंड प्लस द टेस्ट सीरीज आई हैव गिवन अप्रॉक्स लाइक 170 और 180 पेपर्स। और उसके अंदर मेरी परफॉर्मेंस स्टार्टिंग के अंदर काफ़ी डाउन थी बट धीरे धीरे वो काफ़ी इम्प्रूव हुई। और जैसे कि यहाँ पे 2 बार टेस्ट सीरीज हुई थी, उन टेस्ट सीरीज का जो लेवल था वो नीट के पेपर जैसा या उससे ऊपर ही था, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन जो आपका पेपर आएगा उससे ऊपर रहनी चाहिए, ताकि अगर पेपर के अंदर कोई हार्ड क्वेश्चन आ भी रहा है तो आपको वहाँ पे एकदम से स्ट्रेस ना हो जाए, एंजाइटी ना हो जाए। तो मतलब कि यहाँ का लेवल पेपर का काफ़ी अच्छा था। अगर आप यहाँ के टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करना चाहते हो, टेस्ट सीरीज भी काफ़ी अच्छी है, इसके टेस्ट का लेवल भी काफ़ी अच्छा रहता है। और मतलब कि ऑलमोस्ट सेम ही लेवल था जो मतलब कि लास्ट के टेस्ट पेपर्स थे और हमने जो नीट में टेस्ट दिए उनका। अच्छा पायल, जैसे हम बात कर रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड, तो आपने बताया कि यहाँ जब आपका बायो का पेपर लिया जाता था तो रफली आप कितना टाइम लेते थे? और एक्चुअल नीट में आपने बताया कि उस दिन आपने सरप्राइजिंगली थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दिया, बट उन सब के बावजूद जो आपका पेपर कंप्लीशन का जो टाइम था वो एक्चुअल टाइम से काफ़ी कम समय में आपने उस पेपर को कंप्लीट कर लिया था, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप बच्चों को बताओ। जब मैं यहाँ पे अपनी टेस्ट देती थी तो स्टार्टिंग में जैसे हमने 11th में जब स्टार्ट किया था उस टाइम पे हमको बायो में अप्रॉक्स 40 मिनट्स 50 मिनट्स लग जाते थे, जिसको हमने धीरे धीरे आते आते मतलब कि लास्ट तक आते आते हमने रिड्यूस कर दिया था 25 मिनट्स के अंदर, लाइक 25 मिनट्स अप्रॉक्स 30 मिनट्स के अंदर पेपर प्लस OMR फिलिंग 35 मिनट्स मैक्सिमम में हो जाता था पेपर के अंदर। वहाँ पे मुझे ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि मैंने एक एक क्वेश्चन को लाइक 2-2 बार पढ़ा अच्छे से। और मतलब कि ऐसा ना हो कि कोई भी, क्योंकि आजकल नीट का पैटर्न ये है कि क्वेश्चंस काफ़ी
इजी रहते हैं, बट उनका फॉर्मेट काफ़ी ट्रिकी रहता है। वो आपको ट्रिक कर देते हैं, जैसे क्वेश्चंस आते हैं कि नॉट इनकरेक्ट, जिसको आपको बहुत बार सोचना पड़ता है, तो उसको बाजू में वहीं पे लिख दो कि नॉट इनकरेक्ट का मतलब करेक्ट है, तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स निकालने हैं। और इस बार पेपर के अंदर मैथ्स का फॉलोइंग काफ़ी आए थे, और मतलब कि एक एक क्वेश्चन को दो दो बार पढ़ने में मेरा थोड़ा टाइम कंज्यूम हो गया, बट वो बेनिफिशियल था। अगर आप अपनी प्रिपरेशन के अंदर ही ये डाल लोगे कि एक क्वेश्चन को आप दो बार पढ़ोगे, तो आपको पेपर में लास्ट में इतना टाइम नहीं लगेगा। ओके, सो एक और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पायल, विच इज कि जब हम नीट की तैयारी करते हैं, अक्सर ऐसा लोग पेरेंट्स के मन में, मैं तो कहूँगा र्यूमर है, भ्रांति है कि पेरेंट्स के मन में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आता है कि बच्चा अगर 11th-12th के साथ अगर कोचिंग करता है तो उसके जो बोर्ड में परफॉर्मेंस होती है वो डिक्रीज हो जाती है। और हालांकि आपके केस में ऐसा नहीं हुआ, आपने बोर्ड में भी अच्छा परफॉर्म किया है और नीट में, उसके बारे में आपकी पर्सनल ओपिनियन क्या है? देखिए, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानती कि अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर आपके बोर्ड्स अच्छे नहीं होंगे। अगर देखा जाए तो एक बच्चा 11th के अंदर अगर सिर्फ स्कूल में रहता है तो वो किस चीज़ के ऊपर एम्फोसाइज कर रहा होगा? सिर्फ अपने 11th के मतलब कि जो स्कूल के एग्जाम्स होंगे, वो एग्जाम्स हमारे इंस्टीट्यूट में भी कंडक्ट होते हैं। तो मतलब कि 11th की प्रिपरेशन के साथ साथ यहाँ पे मतलब अगर आपकी जो नीट की प्रिपरेशन चल रही होगी, वो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत बढ़ा देगी। ठीक है, 11th के अंदर तो आपको इतना ज़्यादा फोकस करने की जरूरत भी नहीं है सब्जेक्टिव के ऊपर, क्योंकि आपका एक लास्ट पेपर होता है, एक हाफ ईयरली होता है, और सब्जेक्टिव पेपर्स बीच बीच में चलते रहते हैं आपके, मतलब कि ऑल्टरनेटिवली एक सब्जेक्टिव पेपर होता है बोर्ड लेवल और एक पेपर होगा फिर नीट लेवल का। तो मतलब कि सब्जेक्टिव लर्निंग के ऊपर भी काफ़ी ध्यान देते हैं, और ऐसा नहीं है कि बोर्ड की प्रिपरेशन आपकी लैक हो जाएगी अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे होगे। जैसे कि हमने प्रिपेयर किया था, हमने 12th के दिसंबर तक हमने 11th और 12th दोनों साथ साथ में पढ़ी है। 11th को हमने बिल्कुल लैक नहीं होने दिया, फिर दिसंबर तक हमने 11th और 12th दोनों साथ में पढ़ी, फिर जनवरी से लेके हमारे बोर्ड्स तक हमने बोर्ड के ऊपर ज़्यादा एम्फोसाइज किया, क्योंकि फिर 12th के बोर्ड्स हुए। 12th के बोर्ड्स तक हमने ऐसे कहा कि हमारे बोर्ड की और नीट की दोनों की प्रिपरेशन 12th के लेवल पे काफ़ी अच्छी हो गई थी, कि 12th में हमें एक एक टॉपिक काफ़ी क्लियर था। फिर जैसे ही हमारे बोर्ड्स खत्म हुए, हमने 2 to 3 टाइम्स हमारे 11th का पूरा सिलेबस कंप्लीट रिवाइज किया, फिर उसके बाद 11-12 दोनों रिवाइज किया। तो मतलब कि सब कुछ अगर आप साथ लेके चल रहे हो तो इट्स वेरी गुड, और मतलब कि आपकी नीट की प्रिपरेशन की वजह से आपका बोर्ड का रिजल्ट बिल्कुल खराब नहीं होता। हमारी क्लास के अंदर भी जितने भी नीट के सिलेक्शन है, उनके बोर्ड के रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे आए। तो पायल, एक और चीज़ मैं वापस पूछना चाहूँगा कि आपने जो डिसीजन लिया, आप जयपुर के रहते हुए और सिक्कर आपका नेटिव प्लेस है, जो डिसीजन आपने लिया कि भाई उन सब जगह जहाँ पे ऑलरेडी बच्चे जा रहे हैं, उस जगह को छोड़ के आपने स्केल को चूज किया, तो अल्टीमेटली जो आपका डिसीजन था, आपको क्या लगता है कि आपका डिसीजन सही रहा, गलत रहा, या आपकी ओवरऑल फीलिंग क्या है उस डिसीजन को लेकर? मुझे लगता है कि मेरा डिसीजन यहाँ पे आने का काफ़ी सही था। अगर मैं वहाँ पे इंस्टीट्यूट्स में रहती तो मतलब कि मुझे मतलब जितना क्राउड था उसको देख के इतना लगता कि मतलब मेरा कंपटीशन इतना है, मतलब कि वहाँ के बैच साइजेस भी काफ़ी ज़्यादा है, तो उसके अंदर एक बच्चे को ये भी लगता है कि नहीं टीचर हम पे ध्यान देगा फिर नहीं देगा। डाउट्स के अंदर भी मतलब कि काफ़ी भीड़ रहती है, तो मतलब कि ऐसे रहता है बच्चे के अंदर कि मतलब कि शायद मेरे पे तो यहाँ पे कुछ ध्यान ही नहीं दिया जाएगा ऐसा वैसा। बट यहाँ पे जब मैं आई, मेरा फैसला काफ़ी सही था। एक एक बच्चे पे यहाँ पे टीचर्स काफ़ी अच्छे से ध्यान देते, एक एक टीचर मतलब कि एक एक बच्चे का मतलब कि ऑन अ वीकली बेसिस पूछते भी हैं कि ठीक है आप बच्चों ने कितना कवर कर लिया, और वीकली बेसिस पे आपको लाइक सिलेबस का वो भी मिल जाएगा कि ठीक है आपको इतना रिवाइज करना है, और हर 15 डेज के अंदर आपका टेस्ट होता है, तो उस बेसिस पे आपको वो भी पता चल जाएगा कि आपको इस टाइम पे क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। और मेरे यहाँ पे आने का डिसीजन काफ़ी सही था, मतलब कि बाकी इंस्टीट्यूट्स के कंपैरेटिवली यहाँ पे इंस्टीट्यूट के अंदर जो चीज़ें हैं, मतलब कि जिस तरीके से हमें पढ़ाया गया, जो टिप्स हमें टीचर से मिली, वो सब काफ़ी अच्छी थी। और मेरे फ्रेंड्स भी काफ़ी इंस्टीट्यूट्स के अंदर हैं, बाकी जैसे कि जयपुर के अंदर ही हैं, बट मैं अगर एडवाइस करना चाहूँ तो मतलब कि हमारा इंस्टीट्यूट उनके इंस्टीट्यूट से बेटर है। ओके, ये आप कहीं इसलिए तो नहीं कह रहे कि ये पास में बैठे हैं तो ऐसा बोलना पड़ेगा, है? अच्छा, तो बच्चों आज आप मिले पायल से, पायल चौधरी से, और फिर से मैं बता देता हूँ कि इनका नीट में जो स्कोर है वो 680 ±5 मार्क्स, एंड अलॉन्ग विद दैट बोर्ड में 12th के साथ, तो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि बच्चे का एडमिशन 12th के साथ, एंड इस बच्ची का एम्स में एडमिशन होने के पूरे चांसेस है।
और अब डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑल्सो। अगर बच्चा मान लो कई बार सोचता है कि मान लो एम्स दिल्ली नहीं मिल रहा है या एम्स जोधपुर सेकंड प्रेफरेंस है, जस्ट इन केस अगर कुछ होता है तो हो सकता है मौलाना आज़ाद, सफदरजंग, ये सब कॉलेजेस बच्चे को आराम से मिल जाएंगी जो हिंदुस्तान के जो टॉप बेस्ट कॉलेजेस में से आते हैं। सो आज की जो टॉप का जो एपिसोड था उसको हम आज यही विराम देते हैं। और इसका आज का जो समरी पॉइंट है वो ये है कि अगर हर बच्चा अगर अपनी 11th-12th के साथ 2 साल अच्छे से प्रिपरेशन करता है और अपनी स्टडीज पे फोकस रखता है तो बच्चा आराम से सेलेक्ट हो सकता है। पायल, एक क्वेश्चन और मेरे माइंड में आ रहा है जो मुझे आपसे पूछना चाहिए। जो इस एज में बच्चे होते हैं 11th-12th में, वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं। उनके डिस्ट्रैक्शन का जो रीजन है वो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, तो उनको उस डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए क्या करना चाहिए? आपकी क्या ओपिनियन है? किस तरह से उन डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखना चाहिए? मेरा ओपिनियन यही रहेगा कि जिस चीज़ से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं या फिर आपको लाइक डिस्टर्ब कर रही है वो चीज़ आपकी जर्नी के बीच में आ रही है, आपके प्रिपरेशन की वो चीज़ बीच में आ रही है, तो लाइक आप अपने से किसी बड़े, किसी सीनियर, किसी मैच्योर से लाइक आप ट्रस्ट करें उन पे, उनसे शेयर करें, उनसे ओपिनियन ले कि लाइक मेरे को इस चीज़ के लिए क्या करना चाहिए। काफ़ी बच्चे होते हैं इसके अंदर कि मतलब कि काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं या फिर कुछ, तो मैं कहना चाहूँगी कि आप अपने ब्रेन को ऐसे ट्रिक करें कि लाइक मेरे पास एक ही चांस है और मुझे अपना पूरा पोटेंशियल इसके अंदर यूज़ करना है। क्योंकि अगर हम अपने आप को 2 चांसेस देते हैं तो हम अपने पहले चांस के अंदर उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं करते जितना हम कर सकते हैं, और सेकंड चांस देते देते हमारे ऊपर प्रेशर आ जाता है तो हम इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। तो आप अपने ब्रेन को ट्रिक कीजिए कि हाँ अभी करना है जो करना है, कोई चीज़ हमारे बीच में नहीं आनी चाहिए, ठीक है। आपको अपनी प्रायोरिटीज़ फिक्स होनी चाहिए कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है, नो योर प्रायोरिटीज़, और डिस्ट्रैक्शंस को आप जितना साइड में रखेंगे उतना ही अच्छा होगा। तो ये था आज का एपिसोड, और सभी दर्शक जो इस वीडियो को देख रहे हैं शायद आपको कुछ इन्फॉर्म डिसीजन मेक करने में आज का जो वीडियो है काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। और आप इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। नमस्कार।